हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बच्चों हमारे आज के इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पिछले जो हमने 5-6 लेक्चर्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमने काफ़ी सारा अपना पोर्शन कवर किया है। और ख़ासकर लास्ट लेक्चर में तो हम ग्राफ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने साइन, कॉस और टैन का ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। तो आज बच्चों सबसे पहले बच्चों आज हम एक दो सवाल बनाते हैं कि उसमें किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे नए जो ग्राफ हैं, जो कि कॉट एक्स का है, कोसेक एक्स का है और सेक एक्स का ग्राफ है। ये वाला सारा पोर्शन भी हम आज इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन उसको करने के पहले मैं आपको एक दो सवाल करवाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक सवाल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ या फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। मान लीजिए सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ the equation sin square x is equal to 1/4। मान लीजिए ये सवाल है। सवाल मुझे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin square x is equal to 1/4 in the interval x belongs to 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। सवाल मान लीजिए बोल रहा है कि 0 से 2 पाई में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब मुझे क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे चलो आप 1/4 मत लो, आप ऐसा करो 1/3 लो, आप 1/3 लो। मुझसे सवाल बोल रहा है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एग्जैक्ट सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछ रहा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताओ क्या आ रहा है, वो नहीं पूछ रहा। सवाल मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो यहाँ से कोई भी बच्चा इसको बच्चों सॉल्व जब करेगा तो बोलेगा यार साइन स्क्वायर एक्स अगर 1/3 है तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √1/3 होगी, या आप बोल सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू 1/√3 होगी या -1/√3 होगी। यही आप दो वैल्यूज बोलेंगे कि या तो साइन एक्स 1/√3 होगा तब इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा, या -1/√3 होगा। अब आप बच्चों ये समझो बात को कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है, आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि साइन एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए 1/√3 आता है। टैन एक्स जो होता था वो 30 डिग्री के लिए 1/√3 आता था, लेकिन साइन एक्स का तो मैंने पढ़ा ही नहीं कब आता है 1/√3, लेकिन कभी तो आता होगा। 1 से छोटी वैल्यू है, ये -1 और 1 के बीच की वैल्यूज है, दोनों की दोनों, कभी तो आता होगा। तो ऐसे वाले सिचुएशन में बच्चों ग्राफ काम आता है कि मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन मैं जुगाड़ कुछ लगा सकता हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा बच्चों कि आपको इंटरवल क्या बोला जा रहा है, 0 से 2 पाई। आपको अगर बच्चों 0 से 2 पाई का इंटरवल बोला जा रहा है तो आप सोच के देखिए साइन एक्स का कुछ ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अगर हम 0 से 2 पाई में बात करें तो ये आ गया 0, ये आ गया पाई और ये आ गया 2 पाई। कुछ इस तरीके का बच्चों साइन एक्स का ग्राफ होगा 0 से 2 पाई में। अब आप सोच के देखो कि इसमें बोला जा रहा है साइन एक्स की वैल्यू 1/√3। इसमें बच्चों में बोला जा रहा है साइन एक्स की वैल्यू 1/√3। जरा सोच के देखो, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि यार हो क्या रहा है। मान लो मैंने ये बनाया, मुझे बोला जा रहा है यार ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और साइन एक्स की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1/√3। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/√3 बोल रहा हूँ, अगर ये 1 है, अगर ये -1 है, तो 1/√3 कहाँ पर होगा बच्चों, 1/√3 यहाँ पर कहीं पर होगा, इन्हीं के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा 1/√3 जहाँ पर भी होगा। तो 1/√3 अगर मैं बोलता हूँ कि 1/√3 बताओ कितनी बार आएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1/√3 ये एक बार आ रहा है और 1/√3 ये 2 बार आ रहा है। 0 से लेकर पाई के बीच में 1/√3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एग्जैक्टली कौन से एक्स पे आ रहा है वो मुझे नहीं पता। यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू होगी, मेरे को नहीं पता, ना ही मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, मेरा इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, मेरे को इससे नहीं फर्क पड़ रहा कि कहाँ पर है। वैसे ही अगर मान लीजिए बच्चों मैं -1/√3 बोलता हूँ, तो -1/√3 बोलूँगा तो -1/√3 भी देख सकते हैं आप 2 बार आ रहा है। अगर 1/√3 2 बार आ रहा था तो -1/√3 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में, 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, कि टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस,
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों आप कितना बोलेंगे, 4 बोलेंगे कि टोटल कितने सॉल्यूशंस है, 4 सॉल्यूशंस है। आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरीके का सवाल और भी आ सकता है। मान लो मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन अभी और लिखता हूँ, उसको आप लोग भी वीडियो एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन इसका देखिएगा। और फिर इस क्वेश्चन के बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला पोर्शन, जो अगले अपने ग्राफ बचे हुए, ठीक है। हमारे पास जो अगला बच्चों सवाल है, हमारे पास जो बच्चों अगला सवाल है वो लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन x 0 से 2 पाई। चलो लिख लेते हैं 0 से 2 पाई में, और हम इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों tan स्क्वायर x प्लस 5 tan x प्लस 6 इक्वल टू 0। मान लो ये एक सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई tan स्क्वायर x प्लस 5 tan x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर आप बच्चों देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है, और अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं स्प्लिट करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों मेरे पास tan x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, tan स्क्वायर x 2 tan x 3 tan x 5 tan x प्लस 6, बिल्कुल सही। मतलब कि मेरे पास tan x की बच्चों यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, -2 भी आ रही है, -3 भी आ रही है। और मेरे प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, मेरे पिछले लेक्चर के नॉलेज के बेसिस पे बच्चों मुझे एक बात ये पता है कि यार tan x की वैल्यू तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि tan x तो अनबाउंडेड होता था। अगर मैं tan x का ग्राफ अपना याद करने की बच्चों कोशिश करूं तो आप याद करिए, मैंने कुछ इस तरीके की डॉटेड लाइंस बनाई थी। जब तक आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जा रही है तब तक आपको भी इसी तरीके से अप्रोच करना है बच्चों। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था वो यहाँ से ऐसा इंक्रीज होता होता ऐसा फर्दर इंक्रीज किया था। ये मेरा पॉइंट था 0 का, ये मेरा पॉइंट था बच्चों π/2 का, और उसके बाद यहाँ पर आएगा बच्चों पाई वाला पॉइंट। यहाँ से ये पॉइंट फिर इंक्रीज होता होता ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये आ जाएगा 3π/2, और 3π/2 के बाद अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मान लो कहीं पे 2π वाला पॉइंट है, तो फिर ये यहाँ से इंक्रीज होते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अगर हम 0 से 2π के इंटरवल की बात करें तो चलो ये वाला पोर्शन अपन मिटा देते हैं, क्योंकि हमको 0 से 2π में जाना है। तो 0 से 2π में देखो tan x का ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, ये इधर ऐसा और इस तरीके से। और मुझे tan x के ग्राफ में ये वाली भी चीज़ पता है कि tan x हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता था। tan x का पीरियड पाई होता था, ये अनबाउंडेड फंक्शन होता था, और इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी हर जगह होती थी, और tan x का फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग होता था, हमेशा ही इंक्रीजिंग होता था। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो tan x की वैल्यू मुझे बोला जा रहा है, बताइए -2 कहाँ कहाँ पर होगा। तो हमने आज तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, चाहे वो क्लास 10th की हो या वो 11th की हो, हमारी पढ़ी हुई बच्चों सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि यार -2 होता तो होगा, लेकिन x की कौन सी वैल्यू पे होता होगा ये तो हमको नहीं पता। हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने तो आज तक tan में कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, उसी की तो वैल्यूज़ पढ़ी हैं। जो भी वैल्यूज आती थी वो क्या आती थी, इधर 0 आती थी, या 1/√3 या 1 या √3 या नॉट डिफाइंड। मैंने तो यही 5 वैल्यूज पढ़ी हैं और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये -2 होता तो होगा, अग्रीड होता तो होगा, कहीं तो आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन से x पे आएगा मेरे को नहीं पता। तो मैं बच्चों आपको ये बोलूँगा कि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। मैं आपसे ये थोड़ा ना पूछ रहा हूँ कि बताओ x की कौन सी वैल्यू पे आ रहा है। मैंने आपसे सवाल बोला कि कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला, एग्जैक्टली ये थोड़ा ना बोला कि सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला। तो अगर मैंने आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है तो जरा सोचो यार, अगर tan x की वैल्यू -2 लिखी है, -2 यहाँ पर कहीं पर होगा, -2 वाली मैं लाइन बनाऊंगा, तो 0 से 2π में देखो -2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, 2 बार आ रहा है। और -3 अगर मैं बोलूंगा तो -3 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है।
-2 भी 2 बार आ रहा है, -3 भी 2 बार आ रहा है, मतलब कि 0 से 2 पाई में -2 2 बार आएगा। एक बार π/2 से पाई के बीच में आएगा, एक बार 3π/2 से 2 पाई के बीच में आएगा। बराबर कौन सी वैल्यू पे आएगा मेरे को नहीं पता, नहीं मेरे को जानना है, लेकिन कितनी बार आएगा तो -2 2 बार आएगा, -3 2 बार आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विल बी 4। कितने सॉल्यूशन आ गए मेरे पास, 4 सॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है कि किस तरीके से हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं, अब क्लियर आपको हो गया होगा। और आपको इससे ये भी क्लियर हुआ होगा कि ग्राफ पढ़ते रहने की ज़रूरत क्या है। तो इसके बाद बच्चों अब अपन समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें बचे हुए तीनों ही फंक्शंस के ग्राफ ख़त्म करने, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद फिर अपना सिलेबस भी अपने को आगे बढ़ाना है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे कॉटेक्स के ग्राफ के साथ। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जो ग्राफ पढ़े हैं, हमने अभी तक साइन, कॉस और टैन का ग्राफ पढ़ लिया है। आज हमें जो ग्राफ पढ़ना है वो कॉटेक्स का ग्राफ पढ़ना है। कॉट थीटा बोलो, कॉटेक्स बोलो, एक ही बात है। अब अगर मुझे इसका ग्राफ पढ़ना है तो देखो, अगेन मैं सबसे पहले आपके लिए बच्चों ग्राफ बना देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको कॉटेक्स का बच्चों ग्राफ देखना है तो देखो, ये आपके पास आ गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन आ गया। इस कार्टेशियन प्लेन में ये वाला पॉइंट 0 का है। यहाँ पर हम अपने डॉटेड लाइंस अगेन बनाते हैं, क्योंकि ये बात तो हर बच्चे को समझ में आती होगी कि यार टैन का अगर ग्राफ उटपटांग सा बना था तो कॉट का भी ग्राफ उटपटांग सा ही बनेगा, अच्छा तो बनेगा नहीं कोई। तो अपन इस तरीके से डॉटेड अपनी लाइंस बना लेते हैं। अगेन बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बनाएंगे नहीं, आप पहले मुझे देखेंगे ग्राफ बनाते हुए, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। आप मुझे एक बात ये बताइए कि यार tan x का वैल्यू या tan ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। tan ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता था। और tan ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, tan ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता था। tan ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता था या नॉट डिफाइंड होता था। मैं बच्चों आपको ये बोलता हूँ कि अगर tan ऑफ 0 डिग्री 0 होता था तो ज़रा सोचो cot ऑफ 0 डिग्री क्या होता होगा। cot ऑफ 0 डिग्री होगा 1/tan ऑफ 0 डिग्री। ये तो यार अनडिफाइंड होना चाहिए, ये तो यार अनडिफाइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर tan कहीं पर 0 है तो वहाँ पर cot क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो 0 पर ये बात समझ में आती है कि cot क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। अनडिफाइंड होना चाहिए मतलब इन्फिनिटी की तरफ होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मुझे अब आप बच्चों ये बताओ कि कहाँ पर ये tan ऑफ 90 डिग्री अनडिफाइंड हो रहा था। tan ऑफ 90 डिग्री अगर अनडिफाइंड हो रहा था तो cot ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, आपको भी पता होगा। देखो cot ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपके पास है। cot ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। और जब आप एक चीज और समझो कि tan का ग्राफ हमेशा क्या था, इंक्रीजिंग था। tan का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग था, तो cot क्या होता है, cot 1/tan है। cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, tan का उल्टा है। तो अगर tan का ग्राफ हमेशा बढ़ रहा था, अगर हमेशा इंक्रीजिंग था, तो cot का ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर tan का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है तो cot का ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये इन्फिनिटी से ऐसा आएगा, डिक्रीज होता 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 और ये इस तरीके से बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको ढंग से बना लेते हैं। देखो हमें पता है 90 डिग्री पर cot 0 होता है। ये देखो यहाँ पे इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, ये डिक्रीज होता होता ये ऐसा आया और ये डिक्रीज होता होता नीचे चला गया। ये आपके पास ग्राफ बन गया बेटा cot का, ठीक है ना। ये आपके पास ग्राफ बन गया cot का। ये पाई पर देख लो, अगर tan ऑफ 0 डिग्री 0 था, tan ऑफ पाई भी तो 0 है। और अगर tan ऑफ पाई 0 है तो cot अगेन से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल ये है बच्चों कि जहाँ जहाँ पर tan, आप अगर वो टेबल अपना खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा tan x की वैल्यू जहाँ पर 0 है वहाँ पर cot x अनडिफाइंड होगा। और जहाँ पर tan x अनडिफाइंड है वहाँ पर cot x 0 होगा। देख सकते हैं आप।
तो tan x अनडिफाइंड था पाई बाई 2 पे तो cot x 0 हो गया, tan x 0 था पाई पे तो cot x अनडिफाइंड हो गया। और tan x का ग्राफ हमेशा बढ़ता था, cot x का ग्राफ हमेशा डिक्रीज हो रहा है। देख लो गिर रहा है ये ग्राफ, जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे ये ग्राफ गिरता जाएगा। अब जो बात समझने की है बच्चों वो बात ये है कि यार अगर tan x का ग्राफ हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता था, अगर tan की वैल्यू हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती थी तो cot तो 1/tan होता है, तो cot भी तो हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगा। सोच के देखो, आप अगर उस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को भी ओपन करके देखोगे और अगर आपने उसमें cot की वैल्यूज खुद से भरी होंगी तो आप ये चीज बच्चों पाएंगे कि यार हर पाई इंटरवल के बाद cot भी तो रिपीट हो रहा है, जैसे tan रिपीट हो रहा था वैसे cot भी रिपीट होगा। तो अगर अगर cot x का वैल्यू 0 पर इनफाइनाइट की तरफ था तो पाई पर भी तो इनफाइनाइट की तरफ होगा, और ये डिक्रीज होता होता ऐसा आएगा और ये फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। ये पाई था, ये 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर 2 पाई होगा, क्योंकि देख लो tan ऑफ 2 पाई जो होता है वो 0 होता है तो cot ऑफ 2 पाई अनडिफाइंड हो गया। यही तो पैटर्न चलेगा बच्चों ग्राफ का, आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से ही हमेशा बच्चों आपका ग्राफ आगे बढ़ने वाला है। ये पैटर्न है ग्राफ का आपके, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है समझना, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। tan x का वैल्यू हर जगह इंक्रीज होता जाता था, ऐसे बढ़ते रहते थे कर्व, ऐसे बढ़ते रहते थे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे कर्व बढ़ते रहते थे। इधर आप जैसे जैसे आगे जाओगे देख लो कर्व गिर रहा है, कर्व गिर रहा है, सारे के सारे कर्व गिर रहे हैं, बिकॉज ये हमेशा डिक्रीजिंग है। अच्छा, इसमें अगेन आप इसमें भी देख सकते हो कि अगर मैं बोलता था कि tan x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती थी, तो cot x भी तो देख लो -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सक रहा है। ये -π/2 है, ये -π है, तो cot x जो आएगा ये भी क्या आएगा, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। जैसे tan x -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, cot x भी -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब cot x क्या है, अनबाउंडेड है। जैसे tan x बच्चों अनबाउंडेड था वैसे ही cot x भी क्या है, अनबाउंडेड है, क्योंकि इसको आप बांध नहीं सकते दो वैल्यूज के बीच में। tan x का जैसे पीरियड पाई था वैसे cot x का भी पीरियड क्या है, पाई है, हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगा। देखो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते थे, पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरे क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता था, नेगेटिव दिख रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में cot फिर पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव दिख रहा है। चौथे क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव दिख रहा है। सेम ग्राफ है, जैसा इधर है वही कॉपी पेस्ट होता जा रहा है, क्योंकि हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। ये पाई इंटरवल हो गया, फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, यही चीज चलेगी। और इसको समझना बहुत इजी है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि यार tan जो होता था, tan अनडिफाइंड कहाँ होता था। देखो आप इसको चलो tan से मत रिलेट करो, cot x लिखा है, cot x को आप लिखो cos x बाय sin x, cos x बाय sin x लिखो। तो आप सोच के देखो cot अनडिफाइंड कब होगा, cot अनडिफाइंड होगा जब sin 0 होगा, cot अनडिफाइंड होगा जब sin 0 होगा। आप बोलो sin 0 कब होता है, sin 0 होता है n पाई पे। 2 लेक्चर से मैं पढ़ रहा हूँ कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में sin 0 होता है। तो बच्चों जब जब n पाई होगा तब तब cot क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि cot x इनफाइनाइट होता है, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो। कब होता है, व्हेन sin x इज इक्वल टू 0। और sin x 0 कब होता है, जब x n पाई होता है, वेयर जब x n पाई होता है, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। कब होता है, जहां पे n जब वो x n पाई होता है तब वो होता है 0, तभी अनडिफाइंड हो जाता है। और n क्या होता है, इंटीजर होता है। उसी तरीके से बच्चों आप ये लिख लो, cot x को अनडिफाइंड लिख लो, ऐसा लिख लो। आप सोचो cot x की वैल्यू 0 कब होगी, तो cot x की वैल्यू 0 होगी जब cos x 0 होगा। और cos x 0 कब होता था, cos x बच्चों 0 होता था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2। देखो याद ना आए तो बना लो, याद ना आए तो बना लो ऐसा।
देख लो π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे। तो cotec 0 कहाँ होगा? जब cosec 0 होगा। और cosec 0 कहाँ पे हो रहा है? when x is equal to 2n plus 1 π/2, odd multiple of π/2 में, where n belongs to integer, where n belongs to integer, odd multiple of π/2 में ये होगा 0। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी चीज़ें हैं। बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, क्या उसका रेंज है, किस तरीके के सवाल बनते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन से में नेगेटिव, वेरी इजी। ये पूरी चीज़ बहुत इजी है समझना। तो इसमें आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट बच्चों नहीं लेके चलना है। विथ टाइम आपका ऑटोमेटिकली कमांड आ जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि हम कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बच्चों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जहाँ पर भी, जिस भी लोकल कोचिंग में या कहीं पर भी आप पढ़ते होंगे, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड स्पेस में चलता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमें जितना मर्जी हो हम YouTube में ऑनलाइन मोड में उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ऑफलाइन टीचर के ऊपर मजबूरी होती है कि उसको 10 लेक्चर में या 15 लेक्चर में ख़त्म करना ही है। चाहे बच्चे को चमके चाहे ना चमके, ख़त्म करना है मतलब करना है। ये उनकी मजबूरी है, चाहते नहीं है वो भी, लेकिन उनकी मजबूरी है। तो आप ये समझिए कि हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे, हम ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप अगर कंपेयर भी करेंगे ना अपने स्कूल के नोट से तो बहुत ही ज़्यादा है ये। अगर आप अपने किसी भी कोचिंग के भी नोट से कंपेयर करेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हम 20 ही होंगे, 19 नहीं होंगे। आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट अभी दूंगा वो मैं 4 से 5 इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मिला के दूंगा, क्योंकि मेरे में समझ है उतनी कि मैं समझ सकता हूँ कि क्या रेलेवेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं है। हम जितने सवाल करेंगे, हम जितनी प्रैक्टिस शीट्स करेंगे, जितने होमवर्क के क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी कंपेयर्ड विद एनी अदर इंस्टीट्यूट, क्योंकि उधर टीचर्स की मजबूरी है उनको जल्दी ख़त्म करना। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आपका बहुत कुछ होगा, आराम से होगा, डिटेल में होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। और आपके पास एडवांटेज पता है क्या है? एडवांटेज ये है कि आप इस लेक्चर को जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो। तो ये रहा बच्चों कॉटेक्स का पूरा ग्राफ। कॉटेक्स को मैंने 10x से रिलेट करते हुए आपको अच्छे से समझा दिया है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है जितना अभी के लिए आपके लिए रेलेवेंट है। जो जो चीज़ें और आएंगी वो धीरे धीरे आता जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जितना भी रेलेवेंट था मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से करा दी हैं। तो अब हम कॉटेक्स के ग्राफ को मिटाते हैं और अब हम आगे चलते हैं कोसेक और सेक एक्स के ग्राफ की तरफ। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ ठीक से समझ में आ रही होगी। अगर आप रेफ़र करना चाहें तो आप किसी भी बुक से इनके ग्राफ को और अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अपने नोट्स में आप बहुत अच्छे से इन्हें बनाइएगा, क्योंकि ये ग्राफ की अगर आपको समझ होगी बच्चों तो 12th में आपके लिए बहुत ईजी होगा। और एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि रटना वाला काम आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और रटना कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें समझनी है। तो अगर एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम वीडियो को रिवाइंड कर करके समझेंगे। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट्स में समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। अब हम देखते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। तो अगर हमें कोसेक एक्स का ग्राफ देखना है तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइन को दिखा के आपको कोसेक समझा पाऊंगा। बिकॉज बिलीव मी, कोसेक और सेक का ग्राफ 6 ग्राफ में सबसे गंदा होता है। 10x और कॉटेक्स तो फिर भी अच्छा था, साइन और कॉस तो सबसे अच्छा था, लेकिन सबसे बेकार कोसेक और सेक होता है। और हर बच्चे को उसी में तकलीफ होती है कि सर इसका ग्राफ कैसा होता है, याद ही नहीं रहता। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा ग्राफ बनाने का, और आप तसल्ली से सुनिए। देखिए आपको बच्चों अगर कोसेक का ग्राफ बनाना है तो कोसेक का ग्राफ बनाने के पहले आपसे ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप पहले साइन का छोटा सा ग्राफ बनाओ। अगर आपको कोसेक का ग्राफ बनाना है तो पहले आपको साइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो, है ना। आप अभी लिखेंगे नहीं बेटा, आप पहले समझेंगे। लिखने का तो समय आपको मिल जाएगा, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ये हमने बना लिया साइन एक्स का ग्राफ। थोड़ा सा बैक ट्रेस भी कर लेते हैं।
इस तरीके से ये हमने बना लिया साइन एक्स का ग्राफ। अब साइन एक्स के ग्राफ में इस तरीके से हम लाइनिंग भी बना देते हैं ताकि हमको पता रहे कि ये 1 वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन -1 वाली लाइन है। हमको पता ही है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में फंसी हुई होती है, तो ये -1 वाली लाइन है, ऐसा ये हमको पता है। और इसके बाद बच्चों अब मैं बात करूंगा किसकी, कोसेक एक्स की। तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर लूँ, ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये हमारे पास बच्चों 3π/2 है, ये 2π है। अगर हम बात करें 0 से 2π वाले इंटरवल में, आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि यार अगर साइन का पीरियड 2π था तो कोसेक का भी पीरियड तो 2π आएगा। रेसिप्रोकल में पीरियड बदलता नहीं है, पीरियड तो 2π आएगा। अब अगर बच्चों हम कोसेक की बात करें तो आप ध्यान से समझिए, जहां पर साइन 0 है, जहां पर साइन 0 है वहां पर कोसेक क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। जब साइन 0 हो गया तो यार उसका रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर साइन 0 है कहीं पर तो उसका रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि कोसेक का ग्राफ चालू कहां से होगा, इनफाइनाइट से। उसके बाद π/2 पे 90 डिग्री पर साइन का ग्राफ क्या है, 90 डिग्री पर बच्चों साइन का ग्राफ 1 दे रहा है वैल्यू, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब कि अगर ये 0 पर अनडिफाइंड था, 90 डिग्री पर ये क्या है, 90 डिग्री पर ये 1 है, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप याद करो, साइन के ग्राफ में मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर बच्चों साइन का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो सोच के देखो उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ डिक्रीज होगा। अगर साइन बढ़ रहा है तो कोसेक घटेगा, उसका रेसिप्रोकल घटेगा। तो ये देखो 0 से 90 डिग्री तक ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मैं ये तो सेफली बोल सकता हूँ कि यार ये तो डिक्रीजिंग होगा, ऐसे इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। 0 पे था तो ये अनडिफाइंड पे था, 1 पे दोनों 1 होते हैं, टेबल हमारे पास है। और ये 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग था तो ये 0 से 90 डिग्री तक डिक्रीजिंग होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूं 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, π/2 से पाई तक अगर मैं बात करूं 90 से 180 तक, तो 90 से 180 तक बच्चों देखो क्या हो रहा है, 90 से 180 तक साइन का ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो अगर 90 से 180 तक साइन का ग्राफ डिक्रीजिंग है तो कोसेक का ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल है। और 90 डिग्री पर देखो साइन क्या है, 90 डिग्री पर साइन 0 है, 0 डिग्री पर साइन 0 था, 90 डिग्री पर भी देखो साइन क्या है बच्चों, 0 डिग्री पर साइन 0 था, 180 डिग्री पर भी साइन क्या है, 0 है। तो अगर 180 डिग्री पर साइन 0 है तो 180 डिग्री पर कोसेक कहाँ होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। अगर 180 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 हो रही है तो 180 डिग्री पर उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अनडिफाइंड पे होनी चाहिए। 1 पर तो 1 ही है, और यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन डिक्रीजिंग है। अगर साइन डिक्रीजिंग है तो कोसेक इंक्रीजिंग होगा। अगर कोसेक इंक्रीजिंग होगा तो ये जो ग्राफ ऐसा बना झुक के आया, ये वापस ऐसे ऊपर उठेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक यू का शेप, ऐसा कुछ यू जैसा ये बना, ऐसा मान सकते हैं। तो 0 से 180 डिग्री तक का आपको ग्राफ मिल गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, अब आपको एक चीज और समझनी है। क्या समझनी है कि यार पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता था। तो अगर पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था तो ये तो दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में है पूरी की पूरी चीज। लेकिन तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। तो अगर तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों साइन नेगेटिव होता है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पर समझूं तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आप देखिए यहाँ पर ये -1 हो रहा है 3π/2 पे, तो 3π/2 पे तो कोसेक भी -1 होगा, रेसिप्रोकल तो सेम ही होगा, 1 का भी रेसिप्रोकल 1 ही होता है, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अच्छा, 3π/2, पाई से 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक साइन क्या है, साइन बच्चों नेगेटिव है।
पाई से 3π/2 तक साइन नेगेटिव है, तो अगर पाई से 3π/2 तक बच्चों साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। देखो ये 0 की तरफ है, पाई पर ये 0 की तरफ है, तो कोसेक क्या होगा? जो चीज़ 0 की तरफ है वो इनफाइनाइट की तरफ होनी चाहिए, और इनफाइनाइट भी कौन सा वाला होना चाहिए? नीचे वाला। नीचे वाला इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये ग्राफ यहां से चालू होगा ऐसा, इस तरीके से ये ग्राफ चालू होगा। यहां पे इसको अपन ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये डॉटेड लाइन है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ चालू होगा। ठीक है, ये यहां से आपका बच्चों ऐसे ग्राफ स्टार्ट हुआ नीचे से इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, पाई से लेकर 3π/2 तक देखो साइन क्या था? साइन डिक्रीजिंग था। पाई से 3π/2 तक साइन डिक्रीजिंग था, तो कोसेक इंक्रीजिंग होगा। ये डिक्रीजिंग था तो कोसेक इंक्रीजिंग होगा। और अगेन अगर आप 3π/2 से 2π देखो तो 3π/2 से 2π में साइन क्या है? इंक्रीजिंग है। देखो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो कोसेक घटना चाहिए, कोसेक घटना चाहिए। और 2π पर क्या हो गया? 2π पर बच्चों आप देखोगे कि साइन 0 हो गया। तो अगर 2π पर आपका साइन 0 हो गया तो कोसेक क्या हो जाएगा? वापस से अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा नीचे, वापस से अनडिफाइंड की तरफ नीचे चला जाएगा। ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। 1 पे 1, -1 पे -1, ये 0 की तरफ पे इन्फिनिटी, 0 की तरफ पे इन्फिनिटी, 0 की तरफ पे इन्फिनिटी, 0 की तरफ पे इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव होता था तो ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ। है बहुत बेकार ग्राफ, बहुत ही अजीब सा ग्राफ है। ऐसा यू, ऐसा यू, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बनाया है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो अगर अभी तक आपने अपना डायग्राम बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था मत बनाइएगा, तो आप जब बनाएंगे तो इसको बनाइएगा पेंसिल से, लेकिन ये वाला यू और ये वाला यू आप बनाइएगा पेन से, क्योंकि जो ग्राफ है वो ये और ये है। ये बीच वाला तो सिर्फ समझने के लिए, आप चाहो तो बीच वाला मिटा भी सकते हो, लेकिन अगर मैं बीच वाला मिटा दूंगा तो ये ग्राफ आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। समझो इस बात को, ये और ये समझने के लिए बीच वाला हिस्सा होना जरूरी है, अदरवाइज आप समझ ही नहीं सकते। अगर मान लो मैंने बच्चों आपको ये बोला होता कि यार आपके पास ना ये π/2 है, ये आपके पास पाई है, ये आपके पास 3π/2 है, ये आपके पास 2π है, तो ना बच्चों ये ग्राफ ऐसा होता है, ये इस तरीके का बच्चों देखो ऐसा ग्राफ होता है। अगर मान लो मैं आपको ये बोल देता कि देखो 0 से लेकर पाई तक मैंने ये इंक्रीजिंग ऐसा बना लिया, ये इस तरीके का, और पाई से 2π तक मैंने ऐसा बना लिया, तो आप बोलते हैं सर ये क्या मजाक है, ये क्या बना रहे हो आप, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है बच्चों की जिस तरीके से अभी मैंने आपको ये बताया है, इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यार चल क्या रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा, ये आपको समझ में आ गया। इसमें अलग से देखो जनरली जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जनरल जो हम हाइलाइट्स में देखते हैं या प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, जनरली उसका कोसेक और सेक में काम नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, आप बोलने के लिए बस ये बोल सकते हो कि यार कोसेक एक्स जो होता है वो अनडिफाइंड कब होता है? वो अनडिफाइंड होता है जब साइन एक्स 0 होता है। कोसेक एक्स अनडिफाइंड होता है बच्चों जब साइन एक्स 0 होता है। तो अगर आपको कोसेक एक्स अनडिफाइंड करना है तो आप साइन एक्स 0 कर दो। साइन एक्स 0 मतलब आप एक्स की वैल्यू n पाई रख लो। किसी भी आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में जाएंगे तो वो देख लो अनडिफाइंड की तरफ जा रहा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। एक ये चीज़ आपको काम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप इसमें बेटा इसके ये बात करोगे कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो आप इस बात को याद करिए कि साइन एक्स जो होता था, साइन एक्स लेता था -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़, साइन एक्स लेता था -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़। और कोसेक एक्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कोसेक एक्स का ग्राफ कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। कोसेक एक्स का ग्राफ 1 या उससे ऊपर है या -1 या उससे नीचे। कोसेक एक्स की कोई भी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। कोसेक की वैल्यू हमेशा या तो 1 या उससे ऊपर या -1 या उससे नीचे। तो आप ये बोल सकते हैं कि कोसेक एक्स जो होता है उसकी रेंज होती है -∞ से -1 या
1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 क्लोज या 1 क्लोज से इन्फिनिटी। या इसको लिखने का एक तरीका और ये होता है कि मॉड ऑफ कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप पढ़ के आए हो यार, ये आप ये पढ़ के आए हो, आपने मॉड्यूलस में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो पिछले लेक्चर्स खोल के देखो, उसमें आ जाएगा। मॉड्यूलस वाला जो मैंने आपको लेक्चर दिया है लोगैरिथम वाली सीरीज में, जिसका थंबनेल रेड कलर में दिखता है ना, मैं कलर कोड करता जा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी इस लेक्चर को देखें तो आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो जो शुरू के लाल कलर वाले थंबनेल में दिख रहे हैं वो सब लोगैरिथम और बेसिक मैथ्स की सीरीज है। अभी जो ब्लू वाला चल रहा है वो सब ट्रिग्नोमेट्री है। ब्लैक वाला जितना आ रहा है वो क्लास 12th का है, ठीक है ना, फंक्शंस का। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों देखें तो मॉड ऑफ कोसेक एक्स अगर 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से इसका मतलब होता है कि कोसेक एक्स या तो -1 से छोटा होगा या कोसेक एक्स 1 या उससे बड़ा होगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। जैसे जब आप बोलते हैं कि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये सब उसमें मैंने पढ़ाया, मॉड्यूलस में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का यही मतलब है, मॉड ऑफ कोसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का यही मतलब है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या बोलोगे कि क्योंकि ये कोसेक एक्स की वैल्यू को भी आप बांध नहीं सकते, कोसेक एक्स की वैल्यू को भी आप बांध नहीं सकते दो लोगों के बीच में, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अनबाउंडेड। क्योंकि दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में मैं इसे भी बांध नहीं सकता हूं, दैट इज द रीजन कि कोसेक एक्स भी क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। इसका मैंने आपको पीरियड बता दिया, मैंने बहुत डिटेल में आपको इसका ग्राफ समझा दिया कि इसका ग्राफ है क्या। मैंने आपको ये भी काम की चीज़ बता दी कि कोसेक एक्स की वैल्यू कब कब अनडिफाइंड होती है। यही है बच्चों मेरे काम का, दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई नीड। फिलहाल के लिए इतना मेरे लिए सफिशिएंट है, फिलहाल के लिए। जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, एज पर द नीड मैं आपको चीज़ें बताते जाऊँगा। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि अब आपके लिए ये नॉलेज होना रिलेवेंट है, मैं आपको बताऊँगा। हम आपको ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज देके, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है। हेलो, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतनी मैथ्स पढ़नी है जितने में जेईई मेंस और एडवांस क्लियर हो जाए। पीएचडी जब करनी होगी तब कर लूँगा। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट, एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ना होगा। कई बार कई सारे टीचर्स ये भी करते हैं कि ज़बरदस्ती का ज्ञान दे देते हैं सिर्फ अपना इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हमको बहुत कुछ आता है। तो आपके लेवल में आपको बहुत कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल में आपको उतना आना चाहिए कि आपका पेपर हो जाए। आपको सिर्फ उतनी मैथ्स आनी चाहिए कि आप जेईई का पेपर क्लियर कर लो एक अटेम्प्ट में बढ़िया नंबरों के साथ, बढ़िया कॉलेज में एंट्री के लिए, बस उतना ही चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं चाहिए। तो ये हो गया बच्चों कोसेक एक्स का ग्राफ। इसको बहुत जल्दी से अपन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन सेक एक्स का ग्राफ ढंग से देखेंगे, फिर हम आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने कोसेक एक्स का ग्राफ देख लिया है। अब लास्ट जो हमारे पास है दैट इज सेक एक्स या सेक थीटा, जिसका भी आपको ग्राफ बनाना है आप बनाएं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बच्चों बोला था कि कोसेक का जो ग्राफ होता है, कोसेक का ग्राफ बेकार होता है, मैंने आपको बताया था, वैसे ही सेक का भी ग्राफ बेकार होता है और लगभग उसी तरीके का होता है। देखो, साइन का ग्राफ जैसा था उसी पैटर्न का कॉस का ग्राफ था, टैन का जैसा ग्राफ था उसी पैटर्न का कॉट का ग्राफ था। तो अगर मैंने आपको कोसेक का ग्राफ बता दिया है तो सेक का भी ग्राफ आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि कुछ वैसा ही होगा, थोड़ा ही अलग होगा लेकिन होगा तो उसी तरीके का, पैटर्न वही होगा। और जैसा मैंने आपको बोला था कि कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए पहले साइन का ग्राफ बनाना जरूरी था ताकि हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है, उसी लॉजिक से बच्चों सेक का ग्राफ बनाने के लिए हमें कॉस का ग्राफ आना जरूरी है ताकि हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉस का अपना ग्राफ बनाते हैं। कॉस का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस तरीके से, बैक साइड में भी अगर ट्रेस करना हो तो कुछ इस तरीके का अपन ग्राफ इसको बना लेते हैं ताकि हमारे लिए एटलीस्ट थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमें समझ में आए, है ना। इस तरीके का बच्चों देखो ग्राफ है, ऐसा इस पैटर्न का हमारे पास ग्राफ है। अब यहाँ पर अगर हम बोलें कि सेक एक्स का हमें ग्राफ बनाना है तो अगर कॉस का पीरियड
2 पाई होता था तो सेक का भी पीरियड 2 पाई होगा। ये बात तो हमको आती है समझ में कि अगर कॉस का पीरियड बच्चों 2 पाई था तो सेक का भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। अब हम सबसे पहले वाली लाइन भी बना लेते हैं कि यार ये 1 वाली लाइन है, ताकि हमको पता रहे कि हमको इसी के इर्द गिर्द सारी बातें करनी है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये अगर हमने बच्चों बना लिया, अगर हमने इसे बना लिया तो अब आप सोच के देखिए, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 पाई है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। जहां जहां पर बच्चों कॉस का ग्राफ 0 हो रहा है, सोच के देखिएगा, जहां जहां पर बच्चों कॉस का ग्राफ 0 हो रहा है वहां पर सेक का ग्राफ क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस 0 होगा तो उसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखो π/2 पे और 3π/2 पे, π/2 पे और 3π/2 पे कॉस का ग्राफ क्या हो रहा था, 0। तो π/2 पे और 3π/2 पे सेक का ग्राफ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 0 से π/2 तक पहले क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर π/2 तक बच्चों पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है तो पहले क्वाड्रेंट में सेक का ग्राफ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए मतलब बनेगा तो इधर ही कहीं पे, इधर तो बनेगा नहीं, इधर ही बनेगा। अब इसमें अगर मैं ध्यान से समझूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक कॉस क्या है, 0 से 90 डिग्री तक कॉस डिक्रीजिंग है। तो अगर 0 से 90 डिग्री तक बच्चों कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक इंक्रीजिंग होगा। अगर 0 से 90 डिग्री तक कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक इंक्रीजिंग होगा। और अगर 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 1 आ रही है, अगर 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 1 आ रही है तो सेक भी तो 1 ही होगा। अगर 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 1 है तो सेक भी तो 1 ही होगा। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ऐसा इंक्रीज होना चाहिए। सोच के देखो, इस तरीके से आपका ग्राफ जो है, आपका ये वाला ग्राफ कभी भी इस लाइन को काटेगा नहीं। आपका बच्चों ये वाला जो ग्राफ है वो कभी भी इस लाइन को काटेगा नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कभी भी कट नहीं करेगा। आपको ये बात समझनी है कि आप एग्जैक्टली 90 डिग्री तो रख ही नहीं सकते ना सेक के ग्राफ में, क्योंकि 90 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। आप 90 डिग्री के करीब पहुंच सकते हैं, आप एग्जैक्टली 90 डिग्री रख नहीं सकते। जैसे कि आप इनफाइनाइट के करीब पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हैं आपका ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लेकिन कभी भी वो इनफाइनाइट होगा नहीं। वैसे आप कभी भी सेक के ग्राफ में 90 डिग्री पर पहुंचेंगे नहीं, आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास हो गया ग्राफ ऐसा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस नेगेटिव होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड में सेक भी तो नेगेटिव होगा। तो अगर पहले क्वाड्रेंट में ये इनफाइनाइट तक गया था तो दूसरे क्वाड्रेंट में शुरुआत भी तो माइनस इनफाइनाइट से ही करेगा। या आप इसको ऐसा सोच लो कि 90 डिग्री के करीब, 90 डिग्री के करीब कॉस का बिहेवियर कैसा है, जीरो वाला है ना। 90 डिग्री पर तो जीरो हो जाता है एग्जैक्टली, लेकिन 90 डिग्री के करीब कॉस का बिहेवियर कैसा है, जीरो वाला है। 90 डिग्री से जस्ट पहले पॉजिटिव है जीरो में, 90 डिग्री के जस्ट बाद नेगेटिव है जीरो में, लेकिन है तो वैसा ही, जीरो वाला ही बिहेवियर है। मान लो अगर 90 डिग्री के जस्ट पहले 0.001 होगा तो 90 डिग्री के जस्ट बाद माइनस 0.001 होगा, है तो वैसे ही बिहेवियर। तो अगर 90 डिग्री पर ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था तो 90 डिग्री पर यहाँ पर भी तो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचर तो वही है, इनफाइनाइट वाला ही नेचर है, अनडिफाइंड वाला ही नेचर है।
और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता भी क्या है, नेगेटिव होता है, तो सेक भी नेगेटिव होगा। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, डिक्रीजिंग है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लो आप, कॉस क्या है, डिक्रीजिंग है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक इंक्रीजिंग होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक इंक्रीजिंग होगा बच्चों, इस तरीके से, ऐसा, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो मैं उसके बाद देखना ये चालू करूं कि यार ये तो चलो, ये तो समझ में आता है, ये बात तो चलो समझ में आती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आ जाता हूं तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस तो नेगेटिव है। तो अगर तीसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है तो सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में मुझे दिख रहा है कि कॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, कॉस इंक्रीजिंग हो गया। तो अगर तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीजिंग हो गया तो सेक क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीजिंग हो गया तो सेक क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे ये दिखाई दे ही रहा है कि 270 डिग्री के पास 3π/2 पर कॉस क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर कॉस 0 हो गया तो सेक अनडिफाइंड हो जाएगा वापस से। और तीसरे क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है, इसलिए -∞ की तरफ चला गया। और अब अगर मैं वापस चौथे क्वाड्रेंट पे आ जाऊं तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर बच्चों चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों सेक भी पॉजिटिव होगा तो जरा सोच के देखो, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। देखो ये इनफाइनाइट वाले नेचर में है तो इधर भी होगा तो इनफाइनाइट वाले ही नेचर में। अगर यहाँ इनफाइनाइट वाले नेचर में था तो इधर भी तो इनफाइनाइट वाले ही नेचर से चालू हुआ। तो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट वाले नेचर पर वो ख़त्म अपने आप को कर रहा है तो शुरुआत भी तो इनफाइनाइट वाले नेचर से करेगा। और यहाँ पर देखो कॉस क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर यहाँ पर कॉस इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर सेक क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा। अगर यहाँ पर कॉस इंक्रीजिंग था तो सेक डिक्रीजिंग होगा। तो आपके पास जो ग्राफ बना, आपके पास ग्राफ कैसा बना, ये और ये, कुछ ऐसा आपके पास ग्राफ देख लो, ये वाला ग्राफ, ये वाला u और ये वाला ग्राफ, इस तरीके का आपके पास कुछ ग्राफ है 0 से 2π में। और इसका पीरियड क्योंकि 2π है, इसका पीरियड क्योंकि 2π है तो हर 2π के इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। ज़रूर आप इसको आगे पीछे भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा u बनेगा, फिर ये u कंप्लीट हो जाएगा, फिर नीचे u, फिर ऊपर u, फिर यहाँ नीचे u, यहाँ ऊपर u, ऐसा बनता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 0 से 2π में ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है। ये बीच का हिस्सा तो हमने अपने समझने के लिए बनाया है, लेकिन ओवरऑल ये पैटर्न है। दिस इज द पैटर्न ऑफ योर ग्राफ। जैसा मैंने आपको साइन और सेक में, कोसेक में बताया था, वैसे मैं आपको सेक में अगर यहाँ पर बताऊं तो सेक एक्स का भी बच्चों जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि सेक एक्स का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा। सेक एक्स का वैल्यू हमेशा 1 या उससे ऊपर है या -1 या उससे नीचे है। तो सेक एक्स हमेशा 1 या उससे ऊपर होगा या सेक एक्स हमेशा ही -1 या उससे नीचे होगा। 1 या उससे ऊपर या -1 या उससे नीचे हमेशा। जिसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं हमेशा बच्चों कि हमारे पास मॉड ऑफ सेक एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि सेक एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी। आपको जो लिखना हो आप वो लिख सकते हैं। इट ऑल मीन्स द सेम, सब कुछ का एक ही मतलब है, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार इसमें हाईलाइट का कौन सा पॉइंट है जो काम का है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो काम का है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट काम का है। कौन सा वाला कि यार ये कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है। तो सेक कब अनडिफाइंड होगा, जब कॉस 0 होगा। सेक विल बी अनडिफाइंड व्हेन कॉस इज 0। तो आप देख लो यार कि cos x जब 0 होगा तब sec x अनडिफाइंड होगा। और cos x 0 कब होता था, cos x 0 होता था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। cos x 0 होता था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जैसे जैसे आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जाएंगे, देखो π/2, 3π/2, हर जगह ये ग्राफ कैसा है, इनफाइनाइट की तरफ। In all these places the graph is of the nature of infinite या undefined, ठीक है।
तो ये बच्चों मोटे तौर पर कुछ चीज़ें थी। आप इसमें भी ये बोल सकते हैं कि ये भी एक अनबाउंडेड फंक्शन है। अनबाउंडेड क्यों है? क्योंकि आप इसे बांध नहीं सकते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में, तो ये भी अनबाउंडेड है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपके लिए फ़िलहाल रेलेवेंट थी, मेरे हिसाब से बच्चों जो चीज़ें आपके लिए फ़िलहाल रेलेवेंट थी वो सारी ही चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में आपके लिए कवर कर दिया है, सो दैट कि आपको ये चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा ग्राफ वाला पोर्शन फ़िलहाल जितना हमें नीडेड था शुरू में, उतना हम कर चुके हैं कि हम अपना आगे लेक्चर बढ़ा पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ आया होगा, और पिछले 2 लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे क्योंकि इस तरीके के ग्राफ्स हमने कभी पढ़े नहीं थे। 9-10 तक के हमारे जो ग्राफ होते थे वो सिंपल से स्ट्रेट लाइन होते थे, लेकिन ये वाले ग्राफ थोड़े से अलग हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करने में थोड़ी सी भी कोई भी कंजूसी आप नहीं करें। लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।